हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको टीचिंग रिलेटेड सभी एग्ज़ाम्स की पूरी तैयारी कराई जाती है और इसी क्रम में हम लेकर के चल रहे हैं सीटेट 2020 की तैयारी पूरे टारगेट के साथ। और आज का वीडियो लेकर के आया हूं ईवीएस पेडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेडागोजी क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज़ थे उसका अगला वीडियो लेकर के आ गया हूँ। ट्रिक्स के साथ आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको ईवीएस पेडागोजी को टैकल करना है। सब्जेक्ट पेडागोजी को करने का यही बेस्ट तरीका है और इसी तरीके को फॉलो करके मैंने अपने सीटेट में 126 मार्क्स स्कोर किए थे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बात करते हैं पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। अगर आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे देंगे, और अगर आपने पहली बार हमारे चैनल को ओपन किया है तो आप समझते चलिए, मैं डिस्कस करते चलूँगा। देखिए, सबसे पहली बात कि नहीं वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत आपको ध्यान से करने हैं। ये पूछ रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। पहला ऑप्शन, बच्चे कम गलतियां करें। दूसरा ऑप्शन, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। तीसरा ऑप्शन, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें। या चौथा ऑप्शन, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो जो पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है एनसीएफ 2005 के अनुसार हम अगर बात करें तो एनसीएफ ने जो कहा था वो ये कहा था कि बच्चे जो है करके सीखने का अवसर मिले। वो प्रश्न पूछते हैं। अब बहुत से प्रश्न में कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है, वो सोचेंगे कि कैसे बहुत से प्रश्न पूछें, तो पूछने दीजिए। जितना प्रश्न बच्चा पूछना चाहता है उसे पूछने दीजिए, ठीक। और खोज और अन्वेषक करता तो बच्चों को माना ही गया है। तो ये तीनों प्रकृति का समर्थन करती है। अब किसका नहीं करती अगर बात करें तो बच्चे कम गलतियां करें। एनसीएफ में ये कहा गया है कि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां करेंगे तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। उनकी जो गलतियां होती हैं वो उनके विचारों के बारे में हमें एक झांकने का मौका देती हैं कि वो कैसा सोच रहा है और क्या सोच करके उसने ये गलती की है। तो इस वजह से ए ऑप्शन सही हो जाता है और बाकी ऑप्शंस गलत, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हुए चलूँगा, पूरी चीज़ें आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। एक एक क्वेश्चन अपने आप में एक एक कॉन्सेप्ट लिए हुए है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। तो उसने पौधे नाम का अंतर्वस्तु का चयन किया और कुछ जो है उसने अवसर प्रदान किए। क्या? समूह में पत्तियों का संग्रह करना, बहुत अच्छी चीज़ है। पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। और तीसरा है अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना, बहुत अच्छी चीज़ है। तो शिक्षिका ने बहुत अच्छे तरीके से पौधे अंतर्वस्तु को बच्चों के जीवन के साथ गतिविधि के रूप में जोड़ दिया, ठीक। अब बात यहाँ पे ये हो रही है, आपसे पूछा ये जा रहा है, इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा, सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, तो आप गलत करके चले आते। चलिए बात कर लेते हैं। जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो सके उनके नाम याद करके बच्चों की पहल। अब देखिए, बच्चों की पहल, संभव हो सके, ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं, लेकिन नाम याद नहीं करना है। बच्चों को नाम याद करने पे जोर नहीं देना है। बच्चों को किस पे जोर देना है? ताकि वो समझ उनकी डेवलप हो सके। पत्तियों के, पेड़ों के, फूलों के नाम याद करके बच्चे क्या कर लेंगे जब वो उनको जानेंगे नहीं, उनको जोड़ नहीं पाएंगे अपने जीवन से। रटने पे कभी बल नहीं देना है, ये चीज़ पूरी तरह से गलत है, ठीक। अगला बात कर लेते हैं। मैंने बार बार कहा है, फिर से कह देता हूँ कि चारों ऑप्शन पढ़े बिना कोई भी ऑप्शन टिक नहीं लगाना है, ठीक। बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार, तो ये तो सही है, कार्य का विस्तार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना, तो बच्चे गतिविधि करें, ये ईवीएस चाहता ही है, एनसीएफ ने हमेशा कहा है, सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन तथा सहयोग, ये भी सही बात है कि शिक्षिका जो है वो बच्चों की सहयोग करे, उनका अवलोकन करते रहे, उनको देखते रहे। तीनों चीज़ें सही हैं। इसमें सबसे गलत क्या है कि नाम याद करना, केवल नाम याद करा देना, केवल रटवा देना, ये सारी चीज़ें गलत हैं। ईवीएस में हमेशा क्या है कि सीटेट ने ये माना है कि, और एनसीएफ ने ये माना है कि बच्चों को उनके जीवन के साथ जोड़ करके ईवीएस पढ़ाया जाए, उनके वास्तविक परिस्थितियों के साथ जोड़ करके। इसी वजह से ईवीएस में ये ऑप्शन गलत हो जाता है और यही ऑप्शन पूछा गया है कि नहीं देना है, तो यही ऑप्शन सही है,
ठीक है, अगला बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो अब पूछा गया क्या नहीं करना चाहिए, तो फिर ऑप्शन पढ़ लेते हैं। नहीं वाले क्वेश्चन देखिए आज भरमार है बहुत ज़्यादा, तो ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चंस और आंसर कीजिएगा। बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देख लेते हैं, जब चारों ऑप्शन पढ़ लूँगा तब बताऊँगा। ठीक, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, और बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। अब यहाँ पे देखिए बात यह है कि केवल कुछ पक्षों पर नहीं, बच्चों के कार्य के सभी पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना है और उसके कार्य की जो प्रणाली है उसको समग्र रूप से देखना है। तो इस वजह से यह ऑप्शन नहीं हो सकता, ये गलत है और नहीं पूछा गया है, तो यही ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो एक तरह से ठीक है, उनमें कोई गलती नहीं है। जैसे बच्चे के पूर्व आकलन के साथ तुलना नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि बेटर हो रहा है कि खराब हो रहा है। दूसरे बच्चों के साथ तुलना नहीं करना है, अपने खुद के पूर्व आकलन के साथ तुलना किया जा सकता है किसी बच्चे का। ठीक है, जैसे आपने इससे पहले सीटेट दिया होगा, कुछ मार्क्स पाए होंगे और इस बार देंगे, हमारे चैनल से जुड़े हैं तो कुछ बेटर मार्क्स पाएंगे, तो तुलना करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि ये चैनल ने हमें फ़ायदा किया। आप दूसरे बच्चों के साथ तुलना नहीं कर सकते, ठीक, खुद के साथ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि समुदाय क्यों सीखने सिखाने का महत्वपूर्ण संसाधन है? क्योंकि यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। ठीक है, सही बात है, सस्ता तो है, सस्ते और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ठीक है, गलत नहीं है ऑप्शन। यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, ये भी सही बात है भाई, बच्चे के परिवेश में ही समुदाय है, तो ये भी ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे और बहुत से संसाधन हैं जो उपलब्ध हो सकते हैं। अगला ऑप्शन, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, तो ये भी सही ही बात है कि समझदार व्यक्ति होते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि बेवकूफ़ व्यक्ति भी हो समुदाय में। ठीक है, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। अब जो एनसीएफ ने कहा है वो चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि उसने यही कहा कि बच्चे के वास्तविक जीवन से ईवीएस को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इस वजह से ये ऑप्शन 100% सही है। बाकी सारे ऑप्शंस ठीक थे, लेकिन मैंने बार बार कहा है कि बेस्ट सूटेबल आंसर को ही हमें टिक करना है। ये सारे ऑप्शंस ठीक थे, लेकिन बेस्ट नहीं थे, कुछ ना कुछ कमियां लग रही थी। लेकिन जब आप ये पढ़िए, ये एकदम एनसीएफ ने जो लाइन लिखी थी कि वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, ये 100% वही चीज़ है। ठीक है, इस वजह से ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कविताएं और कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियाँ बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं। ठीक है, सही बात है। संदर्भिक अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं। ठीक है, विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं को प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं, या फिर सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको ए, बी और डी, दूसरा केवल सी। तो केवल सी तो नहीं है। जैसे आप अगर देखिए ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए, तो देखिए केवल सी अगर बोल रहा है तो इसका मतलब कि बच्चों के कविताएं और कहानियां जो है बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण नहीं कर सकती हैं, या फिर संदर्भिक अधिगम परिवेश नहीं प्रदान करती हैं। ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। अगला बात करते हैं केवल बी। तो फिर वही बात हो गई कि बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण तो करती ही हैं। हमने प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ी हैं, कितना बढ़िया परिवेश का समृद्ध चित्रण करती हैं। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक, और अगला है ए और बी। ए और बी जो है वो, उसमें भी एक और दिक्कत ये हो गई कि यहाँ पे सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं। कविताएं बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कविताएं हमेशा से वो सृजनात्मकता और सौंदर्य बोध का पोषण करती ही आई हैं। ये एकदम साफ बात है।
सबको पता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब यहाँ पे एक दिक्कत ये हो गई कि इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी ये छूट गया। छूट इस वजह से गया क्योंकि ऑप्शंस में नहीं था। ठीक है, ये ऑप्शंस की सेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ये ठीक ठाक था, अमूर्त धारणा प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है ये ऑप्शन पूरी तरह से सही नहीं था। इस वजह से इसकी सेटिंग इस तरह से की गई थी कि वो छोड़ना पड़ जाए। ठीक है, तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का भी तरीका आप लोग सीख जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। अगला बात कर लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण, यह क्वेश्चन मैंने पहली बार पढ़ा था तो गलत कर दिया था, तो आप लोग ध्यान से देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो सबसे कम प्राथमिकता वाला पूछ रहा है, मैंने गलती से सबसे प्राथमिकता वाला पढ़ लिया था, मिस्टेक। बात कर लेते हैं, शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है, तो ये तो प्राथमिकता है ही। जैसे पाठ शुरू करने से पहले कुछ प्रश्न पूछती है, तो ये क्या है, बच्चों को सोचने में मजबूर करती है। जैसे अगर मान लीजिए पौधे पढ़ाना है, तो पौधे के बारे में पढ़ाना है तो पूछती कि बच्चों तुमने कभी सोचा है कि अलग अलग पौधे के फल अलग अलग क्यों होते हैं। बच्चे सोच में पड़ जाएं, चिंतन को उद्दीप्त किया उन्होंने, सही है ना। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं, प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं, उत्सुकता भी जगाते हैं, बिल्कुल 100%। एनसीईआरटी का आप कोई भी बुक कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं, तो ये भी सही बात है कि जब प्रश्न जोड़ देते हैं तो पता चल जाता है बच्चों को, अच्छा ये टॉपिक के बारे में हमको पढ़ाना है, एक तरह से जोड़ दिया जाता है। चिंतन सीमित किया जा सकता है, तो जब उद्दीप्त कर रहे हैं तो सीमित तो करेंगे नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, यही सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण है। ठीक है, समझ में आ गया। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। बात कर लेते हैं, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग हों। तो देखिए ऐसा है, पहली चीज़ तो सीटेट लिंग रूढ़िवादिता को नहीं मानता, लड़के और लड़कियों में फ़र्क नहीं मानता। वो ये मानता है, सीटेट नहीं समाज भी आज का, लड़के और लड़कियों में फ़र्क नहीं मानता, लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं है, तो अलग अलग समूह क्यों बनाया जाए, ये बिल्कुल गलत है। उनके अंकों के अनुसार समूह बनाया जाए, मतलब कि जो बच्चे जो खराब अंक वाले हैं उनको अलग कर दिया जाए, तो इसका मतलब वो अपने आप को अलग महसूस करेंगे, अपमानित महसूस करेंगे। या फिर जो अच्छे अंक वाले बच्चे हैं वो उनसे बोलने ही नहीं जाएंगे, वो तो अलग हो जाएंगे, एक तरह से पृथक्करण हो गया, ये बिल्कुल गलत है। केवल 2 समूह बनाए और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी, तो केवल 2 समूह बनाने से क्या होता है कि कुछ ही लोग काम करेंगे, बहुत से विद्यार्थी हैं तो, और बाकी विद्यार्थी जो है बैठ के बकैती करेंगे। अगला बात कर लेते हैं, सभी प्रतियोगियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। ये सबसे सही है, क्यों? क्योंकि एक एक बच्चा जो भी इन्वॉल्व है किसी सामाजिक अध्ययन में, किसी भी गतिविधि में, तो वो क्या है कि उसकी सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करना ये एकदम शिक्षक की जिम्मेदारी है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला बात कर लेते हैं, एनसीएफ 2005 पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करता। लीजिए आ गया, तब से एनसीएफ कर रहे थे सर, आ गया एनसीएफ। बताइए अब, बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, तो ये बिल्कुल सही। अभी मैंने ऊपर कई क्वेश्चंस में चर्चा की है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको आने वाले 4-5 क्वेश्चंस में हेल्प करेंगी सीटेट में। ठीक, तो ये बिल्कुल हमेशा 100% जान लीजिए कि एनसीएफ ने पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में ये कहा है कि उनके अनुभवों से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। हस्तपरक क्रियाकलाप हाथ से करके सीखें, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, उसके अलावा तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, ये बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। कि छोटे बच्चों की ईवीएस की किताबों में कभी भी डिफिनेशन नहीं दी है किसी चीज़ की, सिर्फ कहानियों के, कविताओं के, किस्सों के माध्यम से उनको परिचित कराया जा रहा है उनके आसपास के परिवेश से। और चौथा, विषय अनुसार उपायगम, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तकनीकी शब्दावली को बिल्कुल मना किया गया, सख्त मना किया गया है कक्षा 5 तक, तो ये ऑप्शन बिल्कुल, यानी कि ये गलत है और नहीं पूछा गया है, तो यही सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इस तरह से सॉल्व हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं।
दोस्तों वीडियो लंबा ज़रूर है लेकिन आपके बहुत काम का है, पूरा वीडियो ध्यान से ज़रूर देखिएगा, छोड़ के जाइएगा मत। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? तो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? ये भी नहीं वाला क्वेश्चन है, तो बहुत आसान। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना। लीजिए, तो सबसे गलत, मैंने बार बार कहा है कि रटने पे कभी भी बल नहीं दिया गया, ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन में आगे के ऑप्शंस बिना पढ़े भी आंसर लगा सकते हैं, लेकिन पढ़ लीजिए। पर्यावरण अध्ययन को खोजने के अवसर प्रदान करना, ये तो बिल्कुल सही है। अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों को विकसित करना बिल्कुल सही है। और भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना बिल्कुल सही है। तो रटने पे कभी भी बल नहीं देता है, वो भी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। एक एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशल या कौशलों के विकास की आवश्यकता है? स्थान के सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों के सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ, स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, कौशल की आवश्यकता है मानचित्र बनाने और समझने के लिए, तो चारों ऑप्शन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ, बिल्कुल सही। अगर आप मानचित्र जो है समझना चाहते हैं तो आपको समझ आ जाएगी, स्थानों के सापेक्ष स्थिति आ जाएगी, कौन सा दिशा में है, कौन सी कितनी दूरी पे है, पास है, दूर है, ये भी आप समझ ही जाएंगे। प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ, ये भी आप समझ जाएंगे कि जो लैंड हरा कवर है वहाँ पे जंगल है और जो ब्राउन कवर है वहाँ पे, तो ये सारे प्रतीक आप समझ जाएंगे। स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। अब ये देखिए, ड्राइंग बनाना ये मानचित्र से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे डी तो गया, तो डी गया तो बचा क्या? ए, बी और सी। ए, बी और सी कौन सा दिया है? ये ऑप्शन दिया है, तो यही ऑप्शन एकदम करेक्ट है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जिसमें ए, बी और सी दिया है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्पष्ट ड्राइंग नहीं बनाना है। और अगर आप फिर से एलिमिनेशन प्रोसेस से देखेंगे तो केवल सी दिया हुआ है, तो यानी कि स्थिति और दिशा की समझ नहीं चाहिए, तो ये तो गलत ही हो जाता है। उसके बाद डी दिया हुआ है, केवल डी, तो डी तो गलत ही है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। और ए और बी दिया हुआ है, यानी कि प्रतीकों और स्केल के पैमाने की समझ को इग्नोर कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। इस वजह से ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट, केवीएस, सुपर टेट सभी पेपर्स की तैयारी हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।